2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं। प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित सिंह है और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 में 480 रैंक हासिल की है। आज हम इस वीडियो में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ सालों से ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, स्पेशली सिंस 2019, कि प्रीलिम्स का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे पेपर और ज़्यादा टफ़ और अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, वैसे वैसे कट ऑफ भी जो है वो कम होती जा रही है। 2019 में कट ऑफ 98 थी, उसके बाद 2020 में वो गिर करके 92 हो गई एंड इन द 2021 एग्ज़ाम इट वाज 87। तो इस वीडियो में विल टॉक अबाउट मेरी स्ट्रैटेजी और सोर्सेस क्या रही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जिसकी वजह से मेरे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 साल 2019 में और 2021 में 112 मार्क्स आए। तो सबसे पहले हम मेरे सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सोर्सेस को जितना लिमिटेड हो सके उतना ही रखें। आजकल मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, हिस्ट्री के लिए इतनी सारी बुक्स, इतना सारा मटेरियल, या किसी और भी सब्जेक्ट के लिए ऊपर से इतनी सारी करंट अफेयर की मैगज़ीन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये ध्यान रखें कि हम ओवरबोर्ड ना जाएं, हम उतना ही पढ़ें जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैंने जो सोर्सेस फॉलो किए वो मैं आप सबको बताता हूँ। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक को फॉलो किया। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। जो आर.एस. शर्मा वाली हिस्ट्री की बुक है उससे ये ज़्यादा सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में है और ये आपके एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ी। नितिन सिंघानिया की बुक आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वही चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिसमें इतने सारे नाम और कंटेंट है कि वो याद करना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि जब आप एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें और जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो आप इनको क्लब करके एक साथ पढ़ें, ताकि आपको क्रोनोलॉजी और उस पीरियड का आर्ट एंड कल्चर साथ साथ में याद होता रहे, ताकि आपके माइंड गैप्स जो हैं वो साथ साथ में फिल हो जाएं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने वही बुक पढ़ी जो सब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम। लेकिन स्पेक्ट्रम काफ़ी बल्कि है, तो मैंने स्पेक्ट्रम के नोट्स बना लिए थे पहले ही, और उसके बाद मैं जब भी पढ़ता था तो मैं स्पेक्ट्रम के नोट्स ही पढ़ता था। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि इतनी सारी बल्कि बुक्स जो भी हैं उनको आप बार बार पढ़ने से बेटर है कि आप उन किताबों को 2 बार अच्छे से पढ़ें और फिर उसके नोट्स बना लें, ताकि आप दोबारा से आपको जब भी पढ़ना हो तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ें। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए वैसे तो क्लास 11th और 12th की जो NCERTs हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है, लेकिन अगर आपको स्पेशली जो क्लास 11th की बुक्स हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वो फिज़िकल ज्योग्राफी हो, तो आप PMFIS की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। मैंने वहाँ से काफ़ी सारे अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और PMFIS की वेबसाइट्स पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ल्यूसिडली एक्सप्लेन्ड हैं। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ें पढ़ी थी, जिससे मेरा ज्योग्राफी का स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कि मेरा काफ़ी वीक था, वो काफ़ी अच्छा हो गया। इसके बाद पॉलिटी के लिए सब लोग लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं, मैंने भी वहीं पढ़ी। अब लक्ष्मीकांत की बुक भी काफ़ी बड़ी है, तो हो सके तो आप लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा।
इन्वायरमेंट के लिए लोग शंकर आईएएस की बुक पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इन्वायरमेंट के लिए पीएमएफ आईएएस की इन्वायरमेंट का एक पीडीएफ आता है वो पढ़ा। आप वो पढ़ सकते हैं, वो बल्कि है, उसमें कई सारे पेजेस हैं। इट इज़ अराउंड 800 पेज बुक, बट इट इज़ वर्थ इट। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके इन्वायरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर्स ज़रूर पढ़ें, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए, एग्ज़ाम में जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल करने के लिए न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप रोज़ न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पूरे साल फॉलो करा। आप चाहें तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। उसमें एक एक्सप्लेन्ड वाला पेज भी आता है, आप उसको भी बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर की मैगज़ीन्स पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट तो यह है कि आप मंथली मैगज़ीन्स फॉलो करें, लेकिन अगर आप मंथली मैगज़ीन्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले जो एनुअल कंपाइलेशंस आते हैं मैगज़ीन्स के, आप वो पढ़ें। आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करने के लिए, अवेयरनेस के लिए पढ़ें, और आप मंथली मैगज़ीन्स को पढ़ें। उसमें आपको न्यूज़पेपर के और अलग अलग जगहों के, जैसे कुरुक्षेत्र के, योजना के सारे आपको नोट्स जो हैं वो मंथली मैगज़ीन्स में मिल जाएंगे। तो आप मंथली मैगज़ीन्स को फॉलो करें, उनको आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, एग्ज़ाम से पहले उनको रिवाइज़ करें। इससे आपके जो साल के सारे करंट अफेयर्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे। स्पेशली आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि एग्ज़ाम से पहले जो आपका लास्ट वीक होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले, उसमें आप ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाएं, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे यूपीएससी के क्वेश्चंस में, और जो आपका प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम आएगा ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम उसमें। इसके अलावा मॉक टेस्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी 3 या 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लें और आप उसके मॉक टेस्ट जो हैं, स्पेशली द फुल लेंथ टेस्ट, वो आप freeupscmaterials.com पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप फुल लेंथ टेस्ट उठाएं और उनको सॉल्व करें। जब आप फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किन सेक्शंस में वीक हैं और किन सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग है। तो जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं उन सब सब्जेक्ट्स के आप चाहें तो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ इट इज़ रिकमेंडेड कि आप फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वहीं सॉल्व करें, ताकि आपकी यूपीएससी के जो एक्चुअल पेपर है उसकी एक प्रैक्टिस बन सके। क्योंकि यूपीएससी में भी रैंडम क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे एंड देयर आर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ रैंडम क्वेश्चंस जो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, तो उससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी एक्चुअल एग्ज़ाम को टैकल करने में। मैंने पर्सनली अराउंड 40 to 45 मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप कम से कम इतने फुल लेंथ टेस्ट तो ज़रूर सॉल्व करके ही एग्ज़ाम में जाएं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले आप नर्वस बिल्कुल भी ना हो। और इसके लिए एक ट्रिक जो मैंने फॉलो करी थी वो ये थी कि जो मॉक टेस्ट होते थे उनको मैं एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले सॉल्व करना बंद कर देता था, और लास्ट के वीक में आई यूज़ टू सॉल्व ओनली द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने पहले से सॉल्व कर रखे थे। उससे ये होता था कि एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता था कि मैं यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें, लेकिन उसको एक्चुअल एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले छोड़ दें, और अपने लास्ट के 1 वीक में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें जो आपने पहले से सॉल्व कर रखे हों। उसकी भी प्रैक्टिस आपको पहले से करनी है, तो आप उसको दोबारा लगाएं एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले, ताकि आप यूपीएससी का जो पैटर्न है वो आपका माइंड उसको रिकग्नाइज़ करे। तो आप इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते कि जो क्वेश्चंस आपने करे हैं वो आपने सही मार्क करे हैं या नहीं। इसलिए बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। आप अपना पेपर जो है वो राउंड वाइज अटैम्प्ट करें। मैं फर्स्ट राउंड में वहीं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करता था जहाँ पर मैं एटलीस्ट 80-85% श्योर था कि ये सही आंसर है। तो मैंने फर्स्ट राउंड में अराउंड 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे। सेकंड राउंड में मैंने 30 क्वेश्चंस और अटैम्प्ट करे, और उसके बाद एक फ़ाइनल राउंड में जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस और अटैम्प्ट किए, जिससे जो मेरे टोटल नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस थे वो 95 थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं सिर्फ 30 के अराउंड क्वेश्चंस में श्योर था, पर मैंने 95 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में
अटेम्प्ट करें। ये सिचुएशन आप एग्ज़ाम हॉल में फेस करेंगे, आपको श्योर शॉर्ट आंसर्स नहीं पता होंगे, इसीलिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, ये बहुत ज़रूरी है कि आप OMR शीट्स को जो है टाइमली फिल करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट में OMR शीट्स को भरते हैं। अगर आप लास्ट में OMR शीट्स को भरेंगे तो उसमें मिस्टेक्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं तो ये करता था कि मैं हर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है मैं OMR शीट्स फिल अपनी करता था। तो आप एटलीस्ट 10, 20, 30 क्वेश्चंस के बाद जो है आप OMR शीट अपनी ज़रूर भरें, उसको लास्ट के लिए ना छोड़ें। अगर आप उसको लास्ट के लिए छोड़ेंगे तो जल्दबाजी में जो है उसमें दिक्कत आ सकती है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो बिल्कुल ही काम और कंपोज्ड हो करके जाएं। अगर आपने सारे बेसिक टेक्स्ट पढ़ लिए हैं, अगर आपने अपना सारे करंट अफेयर्स फॉलो करे हैं और अगर आप बिल्कुल काम और कंपोज हो करके एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करना इतना भी मुश्किल नहीं है और आप इसको बहुत ही आसानी से जो है क्लियर कर पाएंगे। सो कीप काम, अपने आप में विश्वास रखें एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।